Hello everyone. So we were discussing about the various kinds of geomorphic landforms. तो उसमें हमने डिस्कस किए थे रिवराइन लैंडफॉर्म्स के बारे में, देन कास्ट टोपोग्राफी के बारे में और ग्लेशियल टोपोग्राफी के बारे में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टॉपिक ऑफ मरीन टोपोग्राफी। सो मरीन टोपोग्राफी दैट इज ऑल्सो नोन एज द कोस्टल टोपोग्राफी और कोस्टल लैंडफॉर्म्स. So these coastal landforms, they are the various kinds of landforms and topographical features that are formed primarily by the action of the waves near to the coastal regions. तो जो landforms coastal regions में waves के action की वजह से बनती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं coastal landforms. So that results in the formation of coastal or marine topography. The geomorphic agent that is responsible for this marine topography is the एक्शन ऑफ वेव्स. तो वेव्स हैं, इनके एक्शन से ये अलग अलग तरह की कोस्टल लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलती हैं. देन वी कम ऑन टू द वेरियस एक्सोजेनिक प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मरीन लैंडफॉर्म्स. तो इसमें कौन कौन से आते हैं? कोरोजन है, देन इज कोरेजन दैट इज अब्रेशन इन वाटर, देन इज कैविटेशन, एट्रीशन एंड hydraulic action. Then we come on to the classification of these marine landforms. तो इनको हमने अगेन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इरोजनल एंड डेपोजिशनल. तो अगर इरोजनल की बात करें तो इसमें हमारे पास कौन कौन से फीचर्स हैं? इसमें है क्लिफ, वेव कट प्लेटफॉर्म, बे, हैंगिंग वैली, सी केव्स, सी आर्च एंड नेचुरल ब्रिज, सी स्टैक, सी स्टम्प, ब्लो होल एट्सेट्रा. और डेपोजिशनल फीचर्स की बात करें तो उसमें है वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म, बीच, सैंड बार, सैंड स्पिट, टम्बोलो, लगून, सैंड ड्यून्स एट्सेट्रा. सो ये अलग अलग फीचर्स हैं मरीन टोपोग्राफी के. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द इरोजनल मरीन लैंडफॉर्म्स. सो द फर्स्ट इज द क्लिफ. तो इरोजनल मरीन लैंडफॉर्म्स का फर्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लिफ. तो क्लिफ क्या है? इट इज अ रॉक that is rising vertically above the sea water with very steep slopes. तो क्लिफ क्या है? बेसिकली ये इस तरह की एक बहुत ही स्टीप साइडेड रॉक का एज है. तो बेसिकली ये रॉक का जो फेस है ये बहुत ही स्टीप साइडेड है और ये बिल्कुल किनारे पे होता है. और ये बनता कैसे है? बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द वेव्स. So it is a rock that is rising vertically above the sea water with very steep slopes. So it is a steep rock with almost vertical face that can be overhanging as well. तो जैसे ये अगर क्लिफ है तो क्लिफ ऐसे वर्टिकल भी हो सकती है, ऑलमोस्ट वर्टिकल, जो नीचे सी सरफेस से ऐसे वर्टिकली राइज कर रही है ऊपर को, या फिर ये ऐसे ओवरहैंगिंग भी हो सकती है. तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली वेव के एक्शन की वजह से ये जो नीचे वाला पार्ट है ये जल्दी इरोड हो जाता है और ऊपर वाला जो पार्ट है वो ऐसे लटकता हुआ दिखता है. So this is the cliff. So like this whole of the light colored portion is the cliff of this rock that is formed by the action of these waves. So इस तरह से ये almost vertical और steep walled edge हो जाता है rock का. तो that is the cliff. For example, in this also, this is the cliff. तो ये काफी steep sided ऐसे rock का edge होता है that is facing towards the sea and is formed by the action of waves. Similarly, ये जो सारी हैं ये cliffs हैं and they are formed because of the action of these waves. ये waves आके यहाँ पे टकराती हैं और ये cliff landform को बना देती हैं rock के sea facing face की तरफ. Then we come on to the second one, that is the wave cut platform. Wave cut platform क्या है? So as the cliff retreats, a gentle sloping rock cut flat surface is created at the bottom of the cliff face. So this forms the wave cut platform, which gradually slopes towards the sea. तो वेव कट प्लेटफॉर्म क्या है? जैसे ये जो वेव्स आ रही हैं ये जब क्लिफ से टकराती हैं तो क्लिफ को ये डिग्रेड करती हैं, इरोड करती हैं, तो क्लिफ को काटती रहती हैं एंड ओवर द टाइम क्या होता है, ये जो क्लिफ है ये उस कटाव की वजह से
पीछे को जाती है, रिट्रीट करती है। जैसे हमने ग्लेशियर्स के केस में पढ़ा था कि ग्लेशियर जो है वो मेल्ट करते हैं, वो अपना मास लूज़ करते हैं। जितने उनका मास गेन नहीं होता, उससे ज़्यादा लूज़ होता है, तो ओवरऑल उनकी वॉल्यूम जो है वो कम हो जाती है, उनका मास कम हो जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज़ ग्लेशियल रिट्रीट। वैसे ही ये जो क्लिफ़ है, ये भी रिट्रीट करती जा रही है बिकॉज़ ये इसका जो सी फेसिंग जो एज है, वो वेव्स के एक्शन की वजह से वो डिग्रेड होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो क्लिफ जो है वो पीछे की तरफ मूव करती हुई जाएगी। सो एज द क्लिफ रिट्रीट्स, अ जेंटल स्लोपिंग कट सरफेस, रॉक कट फ्लैट सरफेस इज क्रिएटेड एट द बॉटम ऑफ द क्लिफ फेस। तो जैसे जैसे वेव्स जो है वो रॉक के फेस को काटती हुई जाएंगी, तो इस तरह से साथ में जो सरफेस है वो एक फ्लैट सा सरफेस बन जाएगा, जो क्लिफ के बेस पे होगा। तो उसको बोलते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। सो फॉर एग्जाम्पल, ये जो क्लिफ थी ये एक टाइम पे यहाँ तक होती थी जहाँ पे ये लैंड दिख रहा है। तो इवेंचुअली ये जो वेव्स के एक्शन की वजह से ये पीछे रिट्रीट करती गई, क्लिफ्स पीछे जाती गई, और ये जो आगे इसका जो सरफेस था वो सारा एक फ्लैट लैंडफॉर्म के फॉर्म में बन गया। तो एक फ्लैट सा प्लेटफॉर्म वहां पे बन गया जो कि रॉक की कटिंग की वजह से बना है। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज वेव कट प्लेटफॉर्म बिकॉज वेव्स का एक्शन इन रॉक्स पे हुआ, क्लिफ कटती गई, पीछे जाती गई, और यहाँ पे ये ऐसा फ्लैट प्लेटफॉर्म जो है वो बनता गया। सो दिस इज द वेव कट प्लेटफॉर्म। सो फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम पे ये क्लिफ यहाँ पे थी, तो वेव्स का एक्शन यहाँ पे होता गया और ये उस रॉक को काटती गई। इवेंचुअली यहाँ पे ये जो जो वेव्स के पास वाला एरिया है रॉक का, वो जल्दी कट होगा बिकॉज वहां पे वेव्स जो है वो डायरेक्टली हिट कर रही हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो रॉक है यहाँ पे अंडर कट बन जाएगा और इवेंचुअली ये ऊपर वाला पार्ट ऐसे हवा में लटकता हुआ रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसका वेट वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, टॉलरेट नहीं कर पाएगा, और ये पूरे रॉक का पार्ट जो है ये कोलैप्स करके नीचे गिर जाएगा। इसी तरह से अगेन वेव्स का एक्शन होगा, इस तरह से अगेन यहाँ पे अंडरकट बनेगा, ऊपर वाला एरिया जो है वो लटकता हुआ रहेगा, इवेंचुअली वो भी गिर जाएगा। तो इस तरह से ये जो रॉक का पोर्शन है ये गिरता जाएगा, कोलैप्स होता जाएगा, और ये रॉक जो है ये रिट्रीट करती जाएगी, दैट इज पीछे की तरफ इस तरह से मूव करती जाएगी बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ दिस वेव्स। और उसकी वजह से यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनता है, एक फ्लैट सा प्लेटफॉर्म बनता है जिसको बोलते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म है ये वेव्स के कटिंग एक्शन की वजह से बना है। तो इन वेव्स ने रॉक्स को कट कर दिया और यहाँ पे एक ऐसा फ्लैट सा प्लेटफॉर्म बन गया। सो दिस इज द वेव कट प्लेटफॉर्म। अगेन इन दिस डायग्राम, यहाँ से क्लिफ जो है वो पीछे को रिट्रीट करती हुई जा रही है, यहाँ पे वेव्स का एक्शन हो रहा है तो अंडरकट बन गया, प्लस यहाँ पे रेनफॉल भी हो रही है, तो वो भी ये जो ओवरहैंगिंग क्लिफ का पार्ट है उसको भी डिग्रेड करेगी, तो इवेंचुअली ये पार्ट कोलैप्स करके गिर जाएगा और क्लिफ रिट्रीट करती जाएगी। और यहाँ पे ये जो पोर्शन है क्लिफ का गिरा हुआ, ये यहाँ पे डिपॉजिट होती जाएंगे ऐसे पार्ट्स, और ये इस तरह से जो एक प्लेटफॉर्म है वो बन जाएगा। ऑल्दो इट इज एन इरोजनल फीचर, ये डेपोजिशनल फीचर नहीं है, बिकॉज ये जो वेव्स यहाँ पे आ रही हैं ये इसको टकरा के काट रही हैं, तो वेव को कट करते हुए जा रही हैं, रॉक को कट करती हैं ये वेव्स, जिसकी वजह से ये फ्लैट प्लेटफॉर्म बनता है रॉक के बेस पे, क्लिफ के बेस पे। तो इसको बोलते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, तो ये जो रॉक है ये रिट्रीट करके पीछे को गई है इस साइड पे, तो यहाँ पे क्लिफ है और ये यहाँ पे ये जो फ्लैट सरफेस है दैट इज द वेव कट प्लेटफॉर्म। सो इतना जो एरिया है ये क्लिफ जो है वो रिसीड करके पीछे चली गई और इस जगह पे ऐसे प्लेटफॉर्म बन गया। सो वेव कट प्लेटफॉर्म ऐसे बनता है। देन नेक्स्ट वन इज द बे। बे इज अ पार्ट ऑफ द कोस्ट वेयर द लैंड गोज इनटू टू फॉर्म अ कर्व। तो यहाँ पे बे क्या है, एक बेसिकली कोस्ट लाइन में इंडेंटेशन है। तो बेसिकली जहाँ पे कोस्ट लाइन जो है वो अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाती है, कर्व कर जाती है, तो उसको उसको बोलते हैं बे। सो अ बे इज अ रिसेस्ड curved body of water that is partially surrounded by land, generally on three sides। जरूरी नहीं है कि थ्री साइड्स ही हों, बट जनरली वो ज्यादातर साइड से लैंड से सराउंडेड होता है।
and it connects to a larger body of water like a lake or ocean. तो बेसिकली बे क्या है? इस तरह सा एक कर्व्ड रिसेस है कोस्ट लाइन में, जो एक स्मॉल वाटर बॉडी को एक लार्जर वाटर बॉडी के साथ कनेक्ट कर रहा है, और ये मोस्टली अपने ज़्यादातर साइट्स पे ऐसे लैंड से सराउंडेड होता है। तो ये जो पार्ट कर्व कर रहा है इसी को बोलते हैं बे। So bay is a recessed curved body of water that is partially surrounded by land and connects to a larger body of water. So this is a bay. Similarly, ये जो कोस्ट लाइन है यहाँ पे इंडेंट कर रही है, तो एक कर्व बना रही है, तो इसको बोलेंगे हम लोग बे, बिकॉज ये एक छोटी वाटर बॉडी को एक ये बड़ी सी वाटर बॉडी से कनेक्ट कर रही है। अगेन दिस इज द बे। सो दिस वाज अबाउट सम ऑफ द इरोजनल मरीन लैंडफॉर्म्स जो हमने आज पढ़े। तो उसमें हमने आज देखे हैं क्लिफ के बारे में, वेव कट प्लेटफॉर्म के बारे में और बे के बारे में। और बाकी जो बचे हुए इरोजनल मरीन लैंडफॉर्म्स हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वन, दैट इज द सी केव्स।